क्या होगा जब एक शांतिपूर्ण शिक्षक, क्लाइमेट एक्टिविस्ट एंड लद्दाख की उम्मीद बन चुका व्यक्ति अचानक देश के सबसे सख्त कानून के तहत जेल में डाल दिया जाता है। उस रात लद्दाख की सड़कें आग में झुलस रही थीं। भीड़ के अंदर गुस्सा था और केंद्र सरकार के दिल में डर। सोनम वांगचुक की इस गिरफ्तारी के पीछे असली कहानी क्या है और लद्दाख की धरती से उठी यह आवाज़ आखिर क्या चाहती है? चलिए जानते हैं आखिर क्या हुआ और क्यों हुआ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज आलोक कुमार वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल इनसाइट्स बूस्टर। सबसे पहले हमें लद्दाख के बारे में जानना होगा। लद्दाख प्रकृति की गोद में बसा एक यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख 2019 से पहले जम्मू कश्मीर स्टेट का पार्ट हुआ करता था, पर शुरुआत से ही लद्दाख यूनियन टेरिटरी का डिमांड करते हुए आया है। लद्दाख का ये कहना था कि जम्मू कश्मीर में उनके साथ सौतेले बेटे जैसा व्यवहार किया जा रहा है, इसलिए लद्दाख ने 2019 में यूनियन टेरिटरी बनाए जाने पर खुलकर इस डिसीजन को सपोर्ट किया था। पर पिछले कुछ सालों से लद्दाख में क्यों प्रोटेस्ट हो रही है? एक समय में शांति का प्रतीक माना जाने वाला लद्दाख आज क्यों जल रहा है? क्यों सोनम वांगचुक के ऊपर एनएसए लगाया गया? क्या है एनएसए का प्रोविजन? आखिर सोनम वांगचुक किस चीज़ की मांग कर रहे थे? 2019 के बाद जब लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बना, वहाँ के लोगों ने नए विश्वास की आस लगा ली थी, पर 4 साल बीतते बीतते ये आस भी टूट गई। विकास की जगह वादों का जाल था, नौकरियों की जगह बेरोजगारी और आत्मनिर्भरता की जगह केवल सरकार की नज़रअंदाजी। लद्दाख की उम्मीदों में सबसे ऊंचा नाम था सोनम वांगचुक का, शिक्षा क्रांतिकारी एंड क्लाइमेट एक्टिविस्ट। सोनम वांगचुक लद्दाख की विशेष पहचान यहाँ की कल्चर और यूनिक परिस्थितियों के अधिकार के लिए लड़ रहे थे। मेनली सोनम वांगचुक चाहते थे कि लद्दाख को 6 शेड्यूल का दर्जा मिले, पर सरकार ने जवाब दिया कि 6 शेड्यूल सिर्फ राज्यों को दिया जाता है एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, सो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। इसी कारण इस बार उनकी मांग की लिस्ट में लद्दाख को परमानेंट राज्य बनाने की भी मांग जोड़ दी गई थी। साथ ही साथ युवाओं के लिए नौकरी और आरक्षण की मांग भी उठाई गई है। हम लोगों के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर 6 शेड्यूल की मांग क्यों की जा रही थी। आखिर 6 शेड्यूल की क्या क्या ऐसे प्रोविजन हैं जिससे लद्दाख को फायदा होगा? तो टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले चलिए ब्रीफ में जानते हैं 6 शेड्यूल के बारे में। 6 शेड्यूल भारतीय संविधान के एक ऐसा स्पेशल प्रोविजन है जो फिलहाल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ 4 ऐसे राज्य हैं जिन्हें शेड्यूल 6 का दर्जा मिला हुआ है। वो राज्य हैं असम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय। अगर हम 6 शेड्यूल की प्रोविजंस की बात करें, ट्राइबल एरिया के रेगुलेशन के लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल इस्टेब्लिश की जाती है। इन काउंसिलों को कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है जो ट्राइबल्स के लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, जैसे लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट जिसमें पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज भी आती है, ट्रेडिशनल कस्टम एंड कल्चर, मैरिज, प्रॉपर्टी के अधिकार के रिलेटेड भी कानून बना सकते हैं। हालांकि अंतिम निर्णय गवर्नर का ही होता है। इट मीन्स काउंसिल जो भी कानून बनाए उसके लिए फाइनल परमिशन गवर्नर से लेना अनिवार्य है। काउंसिल के पास जुडिशियल और फाइनेंशियल पावर भी होती है, जैसे लोकल जुडिशरी इस्टेब्लिश करना और कुछ टैक्स वसूलना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि काउंसिल के मेंबर्स इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं और कुछ मेंबर गवर्नर के द्वारा भी नॉमिनेट किए जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि लद्दाख को इससे क्या फायदा है? तो सबसे पहली बात, ये एक डेमोक्रेटिक डिमांड है। इससे वहाँ के लोकल लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का मौका मिलेगा और वो लोग खुद के डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल कर पाएंगे। हम सभी जानते हैं डेमोक्रेसी का मतलब एक ऐसा गवर्नमेंट होता है जो बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल होता है। अगर हम दूसरे फायदे की बात करें तो लैंड एंड रिसोर्स का मैनेजमेंट वहाँ के खुद के लोग अपने अनुसार कर पाएंगे। इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। वो अपने रिसोर्सेज पर बाहरी लोगों के कब्जे को नियंत्रित कर पाएंगे। अगर हम तीसरे फायदे की बात करें तो वो लोग खुद अपने यूनिक ट्राइबल कल्चर को प्रिजर्व एंड इनरिच कर पाएंगे। लोकल गवर्नमेंट इन्वायरमेंट एंड उससे रिलेटेड कानून खुद बना सकती है, जो कि लद्दाख के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ के इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी बहुत सेंसिटिव है। वहाँ के लोकल लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी एंड वो लोग रिजर्वेशन का लाभ भी उठा पाएंगे। वेल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये सारी मांगे किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बिल्कुल भी गलत नहीं है। वो लोग सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं चला रहे हैं जैसे पहले जम्मू कश्मीर में होता था। जम्मू कश्मीर के सेपरेटिस्ट ग्रुप को भारत से अलग होना था, पर लद्दाख तो बस अपनी लोकतांत्रिक डिमांड सामने रख रहा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार ने सोनम वांगचुक को क्यों गिरफ्तार किया? सितंबर 2025 में सोनम वांगचुक के द्वारा लीड की जा रही आंदोलन तेज हो जाती है। बाद हम 15 लोग अनशन पर हैं, जो आमरण अनशन की कड़ी है। सोनम वांगचुक बर्फीली और सर्द हवाओं के बीच 14 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिसमें उनके साथ सैकड़ों लोग शामिल होते हैं।
जैसे जैसे उनके अनशन का दिन बढ़ रहा था वैसे वैसे लोगों का समर्थन और गुस्सा भी बढ़ रहा था। अनशन के कारण कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा। 24 सितंबर 2025 को लेह की सड़कों पर लोगों का हुजूम था और राज्य के अधिकारों के मांग के नारे लगाए जा रहे थे। अचानक भीड़ भड़क जाती है, लोगों की भावनाएं बेकाबू हो जाती हैं। देखते देखते सरकारी इमारतें आग की लपटों में झुलसने लगती हैं। पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा जाता है। बीजेपी की रीजनल ऑफिस में भी आग लगा दी जाती है। भीड़ बेकाबू हो चुकी थी। कुछ मीडिया सोर्स जैसे कि द वायर के अनुसार पुलिस को भीड़ शांत करने के लिए गोली चलानी पड़ी, जिससे 4 लोगों की मौत हो जाती है। सरकार ने 3 अक्टूबर तक इंटरनेट बंद कर दिया एंड कर्फ्यू भी लगा दिया। सरकार ने इसका दोष सोनम वांगचुक पर लगाया, कहा कि वो भड़काऊ भाषण दे रहे थे जिसके कारण भीड़ भड़क गई। जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं। दूसरी ओर सोनम वांगचुक कहते हैं कि सरकार ने उनके 5 शांतिपूर्ण आंदोलन को नजरअंदाज किया, जिसके कारण लोगों का धैर्य टूट गया और लोग उग्र हो गए। उन्होंने इसे जेनजी रिवॉल्यूशन से भी कंपेयर कर दिया, जिसके कारण नेपाल में तख्तापलट हो गया। युवा पीढ़ी का बरास था, एक तरह का जेनजी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। पर आखिर में उन्होंने युवाओं को गांधी जी के रास्ते पर चलने की अपील की और शांति का रास्ता अपनाने को कहा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। वो खुद गांधी जी के नक्शे कदम पर चलकर वॉयलेंस के बाद अनशन को वापस ले लिया। जैसे गांधी जी ने 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद नन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था और उन्होंने सरकार को भी लद्दाख की डिमांड के प्रति संवेदनशील होने को कहा। सरकार ने सोनम वांगचुक की एनजीओ सेकमोल का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया। सेकमोल का फुल फॉर्म है स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख एंड FCRA का फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये एक ऐसा एक्ट है जो उन एनजीओ पर लागू होता है जो फॉरेन से डोनेशन लेते हैं। सो बेसिकली सारे एनजीओ जो फॉरेन से फंडिंग लेना चाहते हैं उन्हें FCRA एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर कराना होता है। होम मिनिस्ट्री ने 5 इरेगुलरिटीज के कारण सेकमोल का FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। आपके मन में ये विचार आ रही होगी कि आखिर वो क्या चार्जेज हैं जिसके तहत सोनम वांगचुक के एनजीओ सेकमोल का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। सो द चार्जेस आर, द फर्स्ट वन इज एक बस को बेचकर 3.5 लाख रुपीज रिसीव की गई और उसे FCRA अकाउंट में डाला गया। सेकेंड, 54,600 किसी गलत अकाउंट में जमा किए गए। थर्ड, 4.9 लाख रुपीज स्वीडन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से रिसीव किए गए जो उन्हें यूथ माइग्रेशन, फूड सिक्योरिटी एंड सोवरिटी ऑफ द कंट्री के ऊपर रिसर्च करने के लिए दी गई थी। 19,600 एक डोनर को वापस किए गए कोविड के दौरान। 79,200 फूड फीस के नाम पर रिसीव किया गया। सो बेसिकली इन 5 इरेगुलरिटीज के बेसिस पर सेकमोल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। सो बेसिकली गवर्नमेंट को सोनम वांगचुक के एनजीओ के खिलाफ यही 5 इरेगुलरिटीज मिली हैं जिसके कारण उनका लाइसेंस रद्द हुआ है एंड मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशन लगाए गए हैं। अपने इस एलिगेशन के खिलाफ सेकमोल ने भी अपना रिप्लाई होम मिनिस्ट्री को भेजा। पहली एलिगेशन के बारे में सेकमोल ने बताया कि जो बस बेची गई थी वो FCRA अकाउंट के पैसे से ही 14 जुलाई 2015 को खरीदी गई थी एंड अकॉर्डिंग टू FCRA रूल आपको FCRA अकाउंट के पैसे से जो भी एसेट आपने खरीदा है उस एसेट को बेचने के बाद उससे प्राप्त धनराशि आपको FCRA अकाउंट में ही जमा कराने पड़ेंगे। तो आप खुद सोचिए गवर्नमेंट की इस एलिगेशन में कितना दम है। हालांकि होम मिनिस्टर को इस जवाब से सेटिस्फैक्शन नहीं मिली एंड उन्होंने चार्ज नहीं हटाई। वहीं दूसरे एलिगेशन के जवाब में सेकमोल रिप्लाई करता है, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री 2020-21 के दौरान लोकल फंड्स 54,600 FCRA अकाउंट में जमा कराए गए थे। सेकमोल का कहना है कि ये पैसे 3 वॉलंटियर्स ने जमा कराए थे 18,000 ईच, जो उन्होंने कोविड के दौरान फूड एंड एकोमोडेशन के लिए जमा कराए थे। ये उन वॉलंटियर की गलती है क्योंकि उन्होंने लोकल अकाउंट की जगह FCRA अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। एंड हियर मिनिस्ट्री सेज सिंस ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सेप्ट किए कि पैसे गलत अकाउंट में गए हैं सो ये चार्जेस भी वैलिड है। सो बेसिकली ये पता चलता है कि सरकार को इंटेंशन से कोई मतलब नहीं है, सरकार बस लीगल ग्राउंड देख रही है। एंड ऑन थर्ड एलिगेशन द फंड रिसीव्ड फ्रॉम स्वीडन वाज फ्लैग्ड बिकॉज वो फूड सिक्योरिटी एंड सॉवरेंटी ऑफ द कंट्री के ऊपर रिसर्च के लिए लगाया गया था। एंड गवर्नमेंट कहती है कि कंट्री के सॉवरेंटी के ऊपर रिसर्च करने के लिए फॉरेन फंडिंग नहीं ली जा सकती है। गवर्नमेंट के अनुसार ये नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, जबकि स्वीडन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ने ये कंफर्म किया कि सेकमोल ने सारे पैसे स्ट्रीट गाइडलाइन के अंतर्गत ही खर्च किए हैं एंड यहाँ देश की सॉवरेंटी की नहीं बल्कि फूड सिक्योरिटी से सॉवरेंटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा इसके लिए रिसर्च करना था।
न कि देश की ओवरऑल सॉवरेनिटी पर। एंड फोर्थ एलिगेशन था कि सेकमोल ने 19,600 रुपया इंदौर के IIM कैंपस में रह रहे एक डोनर को वापस किया। सेकमोल ने इसके जवाब में गवर्नमेंट को बताया कि मेघा सिंह नाम की डोनर ने लोकल डोनेशन के बजाय फॉरेन डोनेशन के जैसे पेमेंट कर दिया, इसलिए उन्हें ये वापस किया गया। इस पर मिनिस्ट्री का कहना है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन को डोनर को वापस करने का कोई प्रोविजन नहीं है, पर अकॉर्डिंग टू सेकमोल ये तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन था ही नहीं, ये तो डोनर ने गलती से फॉरेन डोनेशन के जैसे डोनेट कर दिया था। एंड फिफ्थ एलिगेशन वॉज सरकार को एनुअल रिटर्न एंड कंट्रीब्यूशन में कुछ अनियमितताएं दिखी थी। मिनिस्ट्री के अनुसार सेकमोल का अकाउंट 79,200 रुपए का फॉरेन कंट्रीब्यूशन शो कर रहा है, बट ये पैसा FCRA अकाउंट में जमा ही नहीं किया गया। इसके जवाब में सेकमोल ने बताया ये पैसे स्टाफ की सैलरी एंड स्टाइपेंड से डायरेक्टली डिडक्ट किए गए थे और कोई भी सेपरेट ट्रांजेक्शन नहीं हुए, जिसके कारण वो पैसे FCRA अकाउंट में जमा नहीं कराए गए। सरकार का ये कहना था कि सेकमोल ने 79,200 रुपए स्टाफ की सैलरी से डिडक्ट किया। इसका मतलब ये है कि इन पैसों को कभी स्टाफ को बांटा ही नहीं गया था। इससे ये प्रूफ होता है कि सेकमोल गलत तरीके से अपना अकाउंट मैनेज कर रहा है। मैंने आपको गवर्नमेंट के एलिगेशन, NGO के उसके ऊपर रिप्लाई एंड गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स सारी बातें बता दी। अब आप खुद समझदार हो ये जज करने के लिए कि ये कितनी सीरियस चार्जेस हैं। जहां देश में एक तरफ करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं, राज्यों में 10-12 पुल एक साथ टूट जा रहे हैं, वहां पर ये कुछ हजार रुपए के इरेगुलरिटीज कितनी सीरियस हैं मुझे नहीं पता। शायद जांच के बाद कुछ और सामने आए, उसके लिए हमें ऑब्वियसली इंतजार करना पड़ेगा। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लद्दाख से जोधपुर भेज दिया गया। उनके ऊपर NSA लगाया गया है, जिसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट को आतंकवादियों को अरेस्ट करने और उन पर त्वरित कार्रवाई के लिए बनाया गया था, पर अफसोस इसके चपेटे में कभी कभी सोशल एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट भी आ जाते हैं। NSA के अंदर जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसका बेल एंड कानूनी सलाह, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 के अंतर्गत मिलने वाली लीगल हेल्प है, जो कि एक फंडामेंटल राइट भी है, उसे भी डिनाई किया जाता है। NSA के तहत किसी भी पर्सन को महज शक के बिना पर प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। बिना किसी चार्ज के मैक्सिमम 1 साल तक जेल में रखा जा सकता है, सिर्फ शक के आधार पर। गिरफ्तार किए व्यक्ति को 10 दिन तक बिना कारण बताए ही डिटेन किया जा सकता है, जबकि प्यूनिटिव डिटेंशन में आपको अरेस्ट करने के वक्त ही कारण बताना पड़ता है एंड 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। पर NSA के अंदर ऐसी कोई भी बंदिश नहीं है। सो NSA बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए है। सोनम वांगचुक को अरेस्ट करने के बाद देश 2 भागों में बंट गया है। कुछ लोग सरकार के सपोर्ट में हैं तो कुछ उनके अगेंस्ट। अगर हम दूसरे पहलू को देखें तो सरकार की भी कुछ मजबूरी थी। पहली बात तो ये कि लद्दाख एक बॉर्डर कंट्री है, जिसकी बॉर्डर चाइना और पाकिस्तान से मिलती है। इतने सेंसिटिव एरिया में गवर्नमेंट वायलेंस को इग्नोर नहीं कर सकती। हमारे होस्टाइल नेबर्स इसका फायदा आसानी से उठा सकते हैं हमारे देश को अनस्टेबल करने के लिए। सोनम वांगचुक ने अपने भाषण में जेनजी रिवॉल्यूशन का रेफरेंस दिया, जिसके कारण अभी हाल ही में नेपाल में तख्ता पलट हुआ, एंड अरब स्प्रिंग का भी रेफरेंस दिया, जिसने ट्यूनीशिया में तख्ता पलट किया था। सरकार का कंसर्न भी जायज है, क्योंकि इस तरह के रेफरेंस से ऑलरेडी आक्रोशित युवा और भी भड़क सकती है। इन बातों से ऐसा लगता है कि सोनम वांगचुक इनडायरेक्टली लोगों के मन में जेनजी रिवॉल्यूशन और अरब स्प्रिंग जैसे आइडियोलॉजी को डालना चाहते हैं। जब तक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, गवर्नमेंट ने सोनम वांगचुक को अरेस्ट नहीं किया। पर अगर आप किसी प्रोटेस्ट के लीडर हो और अगर आपका प्रोटेस्ट सफल हो जाता है तो उसकी सफलता का श्रेय आपके ऊपर जाता है, तो उसकी विफलता की जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी पड़ेगी। हालांकि सोनम वांगचुक ने बाद में युवाओं से शांति की अपील की थी, पर जो हिंसा हुई, जो वायलेंस हुआ, जो सरकारी बिल्डिंग में आग लगाई गई, सरकारी गाड़ियों को तोड़ा गया, इन सब वायलेंस की जिम्मेदारी भी सोनम वांगचुक को ही लेना पड़ेगा एज ए लीडर ऑफ दैट मूवमेंट। सो एट लास्ट मुझे ये लगता है कि लद्दाख की मांग जेन्युइन है, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद 2019 में शेड्यूल 6 ग्रांट करने का वादा किया था। भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था और फिर सरकार मुकर गई। सरकार को लद्दाख की जेन्युइन कंसर्न सुननी चाहिए। लेट्स सी फाइनल जांच में क्या आता है। क्या सच में सोनम वांगचुक की NGO सेकमोल मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी, और सोनम वांगचुक क्या सच में देश के नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है? तो सवाल ये उठता है कि क्या विरोध की आवाज़ चाहे शांतिपूर्ण हो या नहीं, लोकतंत्र में नज़रअंदाज की जानी चाहिए? क्या आंदोलन के बीच होने वाली हिंसा की जिम्मेदारी केवल नेताओं पर डाली जा सकती है,
या फिर भीड़ की भी अपनी कुछ जिम्मेदारी होती? क्या सरकार का NSA लगाना सही था या फिर एक जेन्युइन लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? इन सवालों के जवाब हमें समय के साथ ही मिलेंगे, पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन लाइक एंड सब्सक्राइब द इनसाइट्स बूस्टर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। Thank you for watching this video. This is Alok Kumar Verma signing.